नमस्कार, डीजे न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे है। थायराइड यानी हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि यानी ग्लैंड। थायराइड वो ग्लैंड है जो हमारे शरीर को सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक प्रभावित करती है। इसका इतना महत्व है कि हमारे शरीर में अगर एक सेल भी बनना है तो उस थायराइड के ज़रिए ही वो बन पाती है। अगर थायराइड में गड़बड़ी हो जाए तो हम बहुत सारे बीमारियों से, अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं। हमारा वज़न बहुत अधिक मात्रा में बढ़ सकता है या हमारा वज़न बहुत कम मात्रा में हो सकता है। हम बहुत ही दुबले पतले हो सकते हैं। तो थायराइड का संतुलित होना, थायराइड का बने रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत पहले इसका पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब मेडिकल विज्ञान ने, चिकित्सा विज्ञान ने जिस तरह से तरक्की की है, जिस तरह से जांच की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, उससे बहुत आसानी से एक जांच से ये पता चल जाता है कि हमारा थायराइड किस स्थिति में है, वो बढ़ा हुआ है या कम है, या वो ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत बड़े एमडी डॉक्टर योगेश शाह मौजूद हैं। बरसों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मधुमेह के विशेषज्ञ हैं, थायराइड के विशेषज्ञ हैं, और लंबे समय से उन्होंने देश विदेश में अध्ययन करते हुए, शोध पत्र पढ़ते हुए इस विषय पर बहुत सारी रिसर्च की है। डॉक्टर शाह, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वर्ल्ड थायराइड दिवस पर मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को सादी भाषा में, सरल भाषा में थायराइड क्या है ये समझा दें। जी हाँ, थायराइड एक ये बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड रहती है जो हमारे गर्दन में या इस पार्ट में स्थित सिचुएटेड है। और इसमें जो भी हार्मोन्स, ये जो थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं, ये अपने शरीर के ग्रोथ के लिए, शरीर के सेल्स के रिपेयर के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं जो एनर्जी में बाद में कन्वर्ट होता है, चयापचय, तो उसमें ये मदद, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थायराइड जो है वो जैसे ज़्यादातर संबंध जो एक कॉमन मैन समझता है कि थायराइड जो है वो मोटापे से संबंधित है या बहुत ज़्यादा दुबले होने से संबंधित है। क्या थायराइड का संबंध ओबेसिटी से है, मोटापे से है? देखिए, दो प्रकार की बीमारी होती है, एक बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म और एक बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, मतलब ये जो हमारा थायराइड का जो सिक्रीशंस पूरा का पूरा जो कवर होता है वो ब्रेन से कंट्रोल होता है। भगवान ने बहुत करतब करके हमारे शरीर को बनाया है। तो ये जो ब्रेन से एक हार्मोन सिक्रीट होता है TSH नाम का, वो यहाँ पे ग्लैंड पे एक करके और ये हार्मोन्स ब्लड में रिलीज़ करता है और ये पूरी सभी क्रियाएं संचालित करता है, जैसे मैंने बताया, ग्रोथ को, सेल रिपेयर को, मेटाबॉलिज्म को। तो यदि इसकी कमी हो जाती है, जो थायराइड हार्मोन्स T3 T4, यदि TSH काम नहीं कर रहा है, तो उस वजह से शरीर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, आदमी का वजन बढ़ने लगेगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। होता है तो वजन बढ़ता है, बढ़ेगा। ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हुआ। एक होता है सेकेंडरी, मतलब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है जहाँ से कि ये सिक्रीट होता है, और ये आपके T3 T4 ये हार्मोन्स वहाँ से थायराइड ग्लैंड से रिलीज करता है, जो सारी क्रियाएं संचालित करता है। यदि वहाँ पर डिफेक्ट है ब्रेन की तरफ में, तो वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म में मेनली वजन बढ़ता है, आदमी डल ड्राउजी हो जाता है। ज़्यादातर मोटे लोग शिकायत करते पाए जाते हैं कि मेरा थायराइड बढ़ गया इसलिए मेरा वजन बढ़ गया। ये सही है? नहीं, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि केवल इसी की वजह से भी, बहुत से और दूसरे भी कारण हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी रह सकते हैं, बट ये सबसे आज की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट कॉज है और जिसको हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे एक मैंने बताया आपको हाइपोथायराइडिज्म, एक दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें T3 T4 बढ़ेगा और ये TSH कम होगा। तो ये बहुत सिंपल टेस्ट के द्वारा हम मालूम कर सकते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म में आदमी का वजन बहुत तेज़ी से कम होता है। वजन कम होने के और भी कारण रहते हैं कि डायबिटीज से भी हो सकता है, TB से भी हो सकता है, कैंसर से भी हो सकता है, डिप्रेशन से भी। तो हमको एक ये सबसे बहुत इजीली अवेलेबल टेस्ट है T3 T4 TSH, पर T3 T4 TSH तीनों करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक आम आदमी को यदि हाइपोथायराइडिज्म है, खाली शुरुआत में TSH कर ले, आपको मालूम पड़ जाएगा। अननेसेसरी T3 T4 के पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है।
तो केवल टीसीएच करा लेना चाहिए। टीएसएच कर लो यदि आप TSH हाइपोथायराइडिज्म सस्पेक्ट कर रहे हैं तो। यदि आप हाइपरथायराइडिज्म सस्पेक्ट कर रहे हैं तब आपको T3 T4 का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो नहीं तो मोटे तौर पे जो आप बता रहे हैं टेस्ट की टीएसएच आपने कराया, तो इसी से मोटे तौर पे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका थायराइड किस पोजीशन में है और वजन बढ़ने का या वजन घटने के कारण ये तो नहीं है। बरोबर है, एक सिंपल भाषा में समझो, बाकी बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं, हमको अभी उस चीज़ों में डिटेल में जाके अननेसेसरी कॉमन मैन के दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होगा। तो आप समझे कि यदि थायराइड का टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ है मतलब ये है कि हाइपोथायराइडिज्म, मोटापे वाला थायराइड है। यदि टीएसएच का लेवल है तो सूखने वाला मतलब वजन कम होने वाला थायराइड हो सकता है। ये मोटा उसको आगे डॉक्टर अपने हिसाब से उसको क्या इवेल्युएट अगर करेंगे। थायराइड गड़बड़ है तो फिर इसका इलाज कैसे, फिर इसको सुधारा कैसे जाए? क्या ये गंभीर बीमारी है? क्या इसका कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है या दवाई गोली से कि एक गोली सुबह खा ली एक शाम खा ली आप ठीक हो गए? किस तरह से इसको मैनेज किया जाए? गंभीर होगी यदि आप इसका उचित इलाज नहीं करेंगे तो। मैंने बताया ना कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारे शरीर का। यदि आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया आपके हार्ट को, आपके दूसरे अंगों को ही काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका इलाज बहुत सिंपल है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म में हमको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है। किसी भी तरह का मरीज को चाहे कि वो प्रयोग ना करें, डॉक्टर के सुपरविज़न में रहे। डॉक्टर्स अपना क्लिनिकल जजमेंट से भी बता सकते हैं कि आपका थायराइड कंट्रोल है या नहीं है, क्लिनिकली भी। और यदि उसको लगता है तो टेस्ट करके और उसको तो कंफर्म फिर भी एक कर या दो सकते गोली हैं से काम बीच हो में। जाएगा आराम से, मतलब केवल एक ही तरह की गोली है पूरे वर्ल्ड में, लिवोथायरोक्सिन। वो भले अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है पर इलाज वही रहता है। तो वो आप नाश्ते के साथ खा लें और ठीक हो जाएगा, मतलब खाली मैं- पेट खाली पेट खा लेना लें है। और सुबह सुबह उठते से ही लेना है, उसके 1 घंटे बाद ही आप चाय दूध या तो कुछ भी फिर लीजिए। ये लॉन्ग लाइफ चलती है। लॉन्ग लाइफ चलती है, इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं रखें। लेना है मतलब लेना है। जैसे बीपी की गोली होती है, लेना है बरोबर मतलब लेना है। लेना है जी। तो क्या अगर मान लीजिए कि थायराइड हमारा ठीक नहीं है तो किस तरह की गंभीर बीमारियां हमको हो सकती है? क्या डायबिटिक या हार्ट संबंधी बीमारियां हमको हो सकती हैं? हाँ देखिए, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। जिनका जैसे हाइपोथायराइडिज्म रहता है तो उनमें प्रोपोर्शनेटली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, वो होगा, हार्ट डिजीज़ होगी, मोटापा होगा, वजन बढ़ेगा, आपका डे टू डे पूरा मेटाबॉलिज्म कम होगा, आपकी एक्टिविटीज़ कम रहेगी, लेथार्जिक रहेंगे, तो सोशली मेंटली भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे और आपके हार्ट पर भी लोड पड़ सकता है। तो ये चीज़ें पूरी ध्यान रखते हुए उसका इलाज क्या करते हैं। मानसिक रोग, खासकर अवसाद, डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उसका संबंध भी थायराइड से है? रहता है। इनको कुछ जो मेडिकेशंस रहती हैं डिप्रेशन की, जैसे लिथियम, तो बहुत से मरीजों को जब ये दवाइयाँ दी जाती है तो इनके थायराइड हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो उस वक्त हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए और उनका समय समय पे टीएसएच का टेस्ट करते रहना चाहिए। ये दोनों के संबंध है, मतलब थायराइड से अवसाद का संबंध नहीं, लेकिन अवसाद से थायराइड का संबंध है। थायराइड जो मेडिकेशन देते हैं, दवाइयाँ जो जैसे दी जाती हैं। हार्ट के भी कुछ दवाई, जैसे एमियोडेरॉन नाम की दवाई है, तो ये हाइपोथायराइड भी कर सकता है, हाइपरथायराइडिज्म भी कर सकता है, दोनों चीज़ें ये कर थायराइड सकता है। संबंधी बीमारी बच्चों में भी होती है बच्चों में भी होती है। कि एक एज, सडन एज के बाद ही होगी, या छोटे बच्चों में भी? छोटे बच्चों में भी जो हो छोटे सकती बच्चे है। बहुत मोटे, बिल्कुल, हमको बड़े प्यारे गद्दू से लगते हैं, हमको लगता है बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन मालूम पड़ा कि वो हाँ, थायराइड का मरीज है। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। पर्टिकुलरली ये फीमेल में ज़्यादा होता है। मतलब यदि हम आप एवरेज लें 100 मरीज तो 90% फीमेल पेशेंट रहेगी, 10% ही मेल रहेंगे, एवरेज मैं बता रहा हूँ। महिलाओं में ज्यादा होने का कारण क्या है सर? ये इनकी ससेप्टिबिलिटी है, इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं कह सकते हैं। थायराइड के रीजंस यदि अपन देखें तो ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब 90% में जो हाइपोथायराइडिज्म होता है वो हेशिमोटोस डिजीज़ बोलते हैं अपन इसको। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कोरोना ने काफ़ी ये शब्द को अच्छी तरीके से लोगों को सिखा दिया है। तो 90% में ये रहता है, किसी किसी में इन्फ्लेमेशन से होता है, किसी में जेनेटिक होता है, किसी में दवाइयों से होता है। यदि हम थायराइड के ग्लैंड निकाल देते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म उनको लाइफ लॉन्ग आपको थायराइड हार्मोन से सप्लीमेंट करते रहना पड़ता है। तो ये उसके विभिन्न चीज़ें, बट बेसिकली ये चीज़, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा मेरे अनुभव से कि ये भले मेल में कम होता है पर जिन मेल में होता है उनमें मैंने देखा सीवियरिटी ज़्यादा रहती कंपेयर टू फीमेल पेशेंट।
ये भी एक, ये मेरा एक्सपीरियंस ये है। आपका इतने वास्ट जी, जी, एक्सपीरियंस जो जी, आपका जी, है उसका, जी, जी। कि अगर वो पुरुषों को होगा तो फिर वो थोड़ा गंभीर हो जाएगा। सिवियरिटी ज़्यादा रहती, उसकी सिवियरिटी ज़्यादा रहती, TSH तो ये लेवल बहुत बुजुर्ग ज़्यादा इससे, मिलता है। बुजुर्ग लोग इससे कैसे सुरक्षित रहें, खासतौर पर एक मान लीजिए 50 साल 55 साल 60 साल तक थायराइड की बीमारी नहीं, फिर अचानक हो जाए? नहीं, देखिए बहुत इजी है इसका डायग्नोसिस करना, बहुत ही इजी है डॉक्टर्स के लिए भी। आप ये सिंपल टेस्ट है करके और पता लगा सकते हैं। जहाँ तक प्रिवेंशन का है, तो जो हिली एरियाज़ में जहाँ पे कि आयोडीन की डिफिशियंसी रहती है, आजकल आयोडाइज सॉल्ट मिलता ही है। तो 3 ग्राम जैसे पर डे यदि आप लेते हैं, नॉर्मल आदमी हम लोग 6 ग्राम सॉल्ट, हमारे इंडियन सेटअप में 8 ग्राम के ऊपर लेते हैं हम लोग 3 सॉल्ट, ग्राम तो जिसकी पापड़ भी वजह खा से जाते हैं। बरोबर 3 है ग्राम तो कि हम सेव पापड़ और मिक्सचर अचार में ही खा हमारे जाते जैसे हैं। इंदौर में देखें इंदौर तो वाला तो सेव मिक्सचर जो है उसी में ही इतना खा लेता है कि पता नहीं पड़ता है। तो जो सेव मिक्सचर पापड़ अचार, पर जो आयोडाइज सॉल्ट है कम से कम 3 ग्राम पर डे लें तो आयोडीन युक्त। आयोडीन युक्त जो सॉल्ट और इजीली अवेलेबल है, और कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट, कोई महंगा भी नहीं है। नहीं, पर एक कंसेप्ट ये आ रहा है सर, और लोग बोल रहे हैं कि नमक, ये वाला सफ़ेद नमक मत खाइए, सेंधा नमक खाइए, काला नमक खाइए, और ये बाजार का खड़ा नमक लाइए। ये जो पैक्ड नमक आता है, ये मैं नाम नहीं दूंगा कंपनियों के, ये तो जहर है सफ़ेद, ये भी आजकल लोग कहने लगे हैं। और अगर आप नमक छोड़ दें तो 5 किलो वजन आपका यूं ही कम हो जाएगा, ये भी लोग कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि नमक छोड़ दीजिए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। क्या सच्चाई है, बिल्कुल, मिथक क्या है और देखिए, रियलिटी क्या है? बरोबर है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सभी नुकसानदायक है। ऐसा नहीं है कि आपने सेंधा नमक या ये दूसरा काला नमक या हिमालयन नमक ये आपने खाया तो आप सेफ रहेंगे, नहीं, अति किसी भी चीज़ की बुरी है। मैंने बताया एक नॉर्मल आदमी को 6 ग्राम नमक मोर देन इनफ रहता है अपने शरीर 6 ग्राम पूरे दिन में? 6 ग्राम पूरे दिन भर में, 6 ग्राम, 5 से 6 ग्राम इनफ रहता है। हम लोग जो इंडियंस हैं लगभग 8 ग्राम के ऊपर खाते हैं। और इंदौरी? जो कि कोई भरोसा नहीं, यदि कुछ लोग जैसे सेव, मेरे को पता है मैं सर कि रोज सेव किसी खाता घर में आधा किलो सेव पर डे का कंजम्पशन मैं है। हर रोज हाँ, अपने मील में, तो अपने मैंने खाने में बताया सेव ना कि इस्तेमाल करता हूँ। तो किसी क्या भी मेरा नमक 10 ग्राम से ऊपर हो रहा होगा? शायद कि आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप जो है 1 चम्मच नमक में 24 घंटे का आपका खाना होना चाहिए। जैसे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, और यदि ज़्यादा होता है तो हम लोग 2 ग्राम 3 ग्राम पर भी बोल देते हैं कि अब इतना रेस्ट्रिक्ट या कर लीवर दीजिए, का मरीज और होता है काम तो उसको हो भी जाता नमक है। कम, लीवर के मरीज को कहा जाता बरोबर है है, नमक यदि कम पानी खाओ। भर रहा है तो नेचुरली एसाइटिस यदि हुआ है तो रेस्ट्रिक्ट जी। कर दें। तो डॉक्टर साहब, डिजाइनर न्यूज़ के दर्शक डॉक्टर योगेश शाह को भली भांति पहचानते हैं, क्योंकि जब कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर आई थी तो हमने डॉक्टर योगेश शाह से बहुत सारे विषयों पर, कोरोना संबंधित विषयों पर चर्चा की थी। और उन्होंने डिजाइनर न्यूज़ के माध्यम से कोरोना के पेशेंट्स को और उनके परिजनों को बहुत हिम्मत देने का काम किया था। बहुत ही घर बैठकर जो सलाहें दी थी, वो सलाह बहुत मुफीद साबित हुई थी, और कई लोगों के प्राण रक्षा करने में डॉक्टर योगेश शाह की टिप्स काम आई थी। तो चूंकि आज वो हमारे पास थायराइड्स की बात करने के लिए मौजूद है, लेकिन मैं समय का लाभ लेते हुए आपसे मंकी पॉक्स की भी बात करना चाहता हूँ। मंकी पॉक्स का खतरा वापिस सुनाई दे रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में मंकी पॉक्स मिल गया, बंदरों से निकलने वाला ये बीमारी है, चेचक जैसी ये बीमारी है, ये भी फैलती है, और ये 5 दिन से लेकर 25 दिन के बीच में मालूम पड़ती है। इसके भी तो ये क्या है सर? ये मतलब हर बार भगवान क्या परीक्षा ले रहा है हम लोगों की? हाँ, सही बात है। कोरोना के बाद एक ये नया हमारे सामने खतरा पैदा हुआ है, किंतु अभी आम आदमी को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ हमारे देश में, यही कहते थे कि डरिए मत। बरोबर सतर्क रहिए। वही जो कोरोना में हम प्रिकॉशंस रखते हैं, आपको मास्क पहनना है, आपको हाथ धोने हैं साबुन से, अपने आप का हाइजीनिक कंडीशन ठीक रखना है, और सेफ 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करिए। देखिए ये जो मंकी पॉक्स है, जैसे स्मॉल पॉक्स, अपने पूरे वर्ल्ड WHO ने 1980 में 79 हमारे भारत में तो कहते हैं माता आई है, और हर बच्चे को होती है माता, तो वो बड़ी माता, छोटी माता। 1980 में उसको इरेडिकेट कर दिया वैक्सीन के थ्रू, और WHO ने उसको 1979 दिसंबर या शायद 80 में पूरे वर्ल्ड से उसको करा के इरेडिकेट हो चुका है। तो ये जो स्मॉल पॉक्स होता है उसी फैमिली से ये मंकी पॉक्स का वायरस बिलोंग करता है, तो डरने की कतई ज़रूरत नहीं तो है। सर, जिन बच्चों को, हमारे भारत के जिन बच्चों को चेचक के टीके लगे हुए हैं, पैदा होते से लगवा देते हैं शायद,
बरोबर तो वो है। चेचक के चिकन पॉक्स के टीके लगे हो तो वो सुरक्षित रहेंगे वो बच्चे? जी हाँ, काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे, ज़रूरी नहीं है। अभी भी ये चीज़ चल रही है कि स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन, अभी इसके अगेंस्ट एक ही वैक्सीन अभी अवेलेबल है जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, खाली यूएस में अवेलेबल है, रिसर्च के ऊपर चल रहा है उसके ऊपर। जाइनिसोस नाम का जो वैक्सीन अवेलेबल है, किंतु अभी उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी मास स्केल पे उसकी क्या ज़रूरत है या क्या इम्प्लीकेशन होंगे नहीं मालूम। तो जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन है वो भी इसके अगेंस्ट 85% इफ़ेक्टिव है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी ये 14 देशों में, विश्व के 14 देशों में अभी हुआ है। मेनली आप देखेंगे तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में और है, अरब में। यूएसए है, यूके में है, कुछ पार्ट, कोई नहीं, ज़्यादा अरब वालों पार्ट ने नहीं। प्रतिबंध लगा दिया कि इजराइल, उनके यहाँ आएगा नहीं कोई। इजराइल है, सिंगापुर। तो ये जो यहाँ के, अब क्या हो रहा है कि अब पहले सरीका नहीं है, दुनिया मुट्ठी में, आज हर आदमी हर जगह घूम रहा है। तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, इन्होंने खास प्रिकॉशन रखनी चाहिए। देखिए, जब कोरोना की भी शुरुआत हुई थी तो इसी तरह से हुई थी इंटरनेशनल से हुई थी कि एक आम आदमी कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ये चीज़ आ रही है बाहर से फिर हमारे देश में। तो हमारे पहली एयरपोर्ट बार पे ऐसा हुआ कि पैसे वाले लोग जो है बीमारी लेकर आ रहे हैं और बेचारे गरीब भुगत रहे हैं। यस, सही बात है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ध्यान ये रखना है। अब जैसे कोरोना, ये सभी वायरस हैं, तो वायरस यदि कोई बाहर से आ रहा है, टूरिस्ट, इन देश से जहाँ पर ये 14 कंट्रीज है अभी जहाँ पे कि सस्पेक्टेड केसेस हैं, तो कुछ प्रूव्ड भी केसेस हैं और ये चल रहा है कांगो, और इसमें तो बहुत सारे तो सर इसमें निशान कैसे मालूम पड़ेगा कि ये हो गया? यस, ये कैसे मालूम पड़ेगा? मान लो कोई बाहर से आया, उसको बुखार है। अब ये बुखार कोरोना से भी हो सकता है, साधारण फ्लू से भी हो सकता है, किंतु इस वाले मंकी पॉक्स में रेशेस आएंगे आपको पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी में। जैसे चिकन पॉक्स के रेशेस आते थे, उसी तरह के रेशेस आते हैं, पर थोड़े बड़े रहते हैं ये रेशेस। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 5 से 21 दिन, मतलब इसको इतने दिन में ये चीज़ शरीर में प्रवेश करने के बाद डेवलप होता है। दूसरी चीज़, जैसे स्मॉल पॉक्स और इसके बीच में, या दूसरे जैसे मैंने बताया कोरोना के बीच में और इसमें, कि यदि फीवर है किंतु इसमें रेशेस आते हैं, कोरोना में आपको रेशेस नहीं मिलते। ओकेजनली बाद में कुछ मिले माइनर, बात अलग है, बट इसके रेशेस टिपिकल रहते हैं मंकी पॉक्स के। चिकन पॉक्स के तरह ही आपको पूरे शरीर पे मिलेंगे, किंतु काफ़ी इससे बड़े रहते हैं। तो दूसरी चीज़, गिल्टियाँ, लिम्फ नोड जैसे, तो हमारे ये इधर भी लिम्फ नोड होते हैं, इधर भी लिम्फ नोड होते हैं, बगल में भी होते हैं, जांग में भी। तो ये लिम्फ नोड टिपिकली इस मंकी पॉक्स में मिलते हैं, जो कि ये बाकी सब वायरल फीवर से, कोरोना से, स्मॉल पॉक्स से, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर्स के लिए ये है लिम्फ नोड्स, कि यदि किसी को फीवर है, कोई बाहर से आया हुआ है, एयरपोर्ट पे यदि आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ देखना चाहिए। और फिर इलाज, जैसे कोरोना कोई इलाज नहीं था, इसका क्या इलाज है? इसका भी इलाज, अब देखें, ये भी सिम्टम्स इन सब के सेम है। वही आपको हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, फीवर होगा, भयंकर हाथ पैर, शरीर टूटता है, जो सभी वायरल फीवर में होता है। अब इलाज, इसका भी एट प्रेजेंट कोई भी इलाज नहीं है। जो एक एंटीवायरल ड्रग केवल एक अभी अप्रूव की है यूएस एफडीए ने, वो भी कितनी इफेक्टिव है फिलहाल अभी अवेलेबल भी नहीं है हमारे यहाँ, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। वैक्सीन मैंने बताया कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन कुछ जगह पे ट्राई कर रहे हैं, वो भी 85% इफेक्टिव है। जो जाइनोसिस जो दूसरा एक वैक्सीन है, वो भी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल देखें तो हमको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, किंतु ये भी एक तरह की सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। तो मतलब अगर इलाज नहीं है तो ये आदमी कितने दिन में ठीक हो जाएगा कि चला ही जाएगा? नहीं 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 1%, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डेथ रेट नहीं है। हालांकि कोविड से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा स्लाइटली हायर है, तो डेथ रेट है, बट स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में कम है। तो मतलब जैसा आपने कहा कि 5 से 21 दिन में तो पता चलेगा,
तो अगले 10-12 दिन में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल कि बिल्कुल 2 सप्ताह में बिल्कुल। हमको उसको जैसे 21 कोरोना के दिन 14 दिन था, कोरोना 14 दिन का डेवलप था, हुआ तो हमको उसको 21 दिन तक उसको आइसोलेशन में रखना है। सेम यही सब वही precautions परिवार से दूर रखनी है। रहे, आइसोलेशन क्योंकि में रहे, ये बंद भी- कमरे में हाँ, रहे, लिक्विड खाए, पानी का लेवल ठीक रखे, पानी ज़्यादा पिए, यही सब सावधानियां बिल्कुल, बरतना है। क्योंकि ये भी बहुत तेजी से फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलता है, जो अपने ड्रॉपलेट्स रहते हैं, किंतु इसके ड्रॉपलेट्स बड़े रहते हैं। पर सर एक बात जो मैं बार बार, जो हमने टीकाकरण करवाया और विश्व में हमारा बड़ा नाम है, आज भी WHO ने हमारी बहुत प्रशंसा करी इस बात के लिए कि हमने बहुत अच्छा टीकाकरण करवाया है। तो ये जो टीकाकरण हमने किया, और जैसे आपको या मुझे तो 3-3 डोज लग चुके हैं, तो ये जो हम लोगों ने डोज लगवा लिए हैं, प्रथम डोज, द्वितीय डोज और बूस्टर डोज, तो उसके बाद भी हम सेफ हुए कि नहीं हुए मंकी पॉक्स से? देखिए, ये चीज़ थोड़ा सा अलग है, इसकी क्रॉस रिएक्टिविटियाँ क्या है अभी कहना बहुत मुश्किल ही है कि इससे कितना क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, किंतु मैंने बताया कि सावधानी ही अभी फ़िलहाल हमारे पास में हथियार है इसके अगेंस्ट। ट्रेवल और कम किया आम जाए। आदमी को डरने की कतई ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसको बिल्कुल भी दिमाग में ना मोर्टेलिटी ले। क्या है इसकी, मतलब इसको मैंने बताया ना, अराउंड 1%। 1%, कोई बहुत तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा मत- डरने वाली बात नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ज़रूर रहता है सावधानी बरतने की, और अगर इस तरह के कोई निशान हमको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तो हमको आइसोलेट हो जाना चाहिए, एक कमरे में बंद हो जाना चाहिए। बॉम्बे में तो एक वार्ड बन गया है, बॉम्बे वार्ड में बनाया है, बॉम्बे एक में पूरा वार्ड हाउस, बनाया है। बिल्कुल। वो क्योंकि बॉम्बे में इसलिए विदेश से आने वाले लोग बहुत हैं। नेचुरली जितनी मेट्रोज है, मैंने बताया ना, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, बस उनके ऊपर हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पे जैसे इटालियन, जैसे हमारे यहाँ कोविड का हुआ था कि भाई इटली से जो ग्रुप आया था शायद वहाँ से फैला, कहाँ से वो तो अभी हम भी कोई कह नहीं सकते हैं, बट मेनली ये एक कारण बताया गया था। तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पे, कि यदि फीवर है और मैंने बताया रेशेस है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और यदि डॉक्टर्स को उस लिम्फ नोड समय मिलते आपने हैं, कहा था कि दवाइयाँ नहीं है कोरोना की, मुझे अच्छे से याद है, आपने कहा दवाइयाँ नहीं है कोरोना की, लेकिन एक छोटी मोटी आपने कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ देना शुरू की थी, जो मलेरिया में पहले काम आती थी। आपने बहुत शुरुआत में वो दवाई क्लोरोक्विन टाइप की दवाई दिलवाना शुरू की थी। तो इस तरह का इसके लिए भी कुछ है कि जैसे शुरुआत हो तो ये 1-2 गोली ये ले लो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ किसी भी तरफ का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे दूसरे वायरल फीवर में कम से कम दवाई का उपयोग करो, कम से कम। उसको जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये थंब रूल है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए, स्पेसिफिक कोई भी ट्रीटमेंट वर्ल्ड में अभी भी अवेलेबल नहीं है। इस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, लाक्षणिक इलाज मतलब यदि उनको बॉडी एक है तो आप सिंपल पैरासीटामोल से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ज़्यादा एनाल्जेसिक हाई ना दें, क्योंकि किडनी पे और पेट पे और फेफड़े पे इन पे इफेक्ट होता है इन दर्द निवारक गोलियों से। उसको अवॉइड करें, स्टेरॉयड अवॉइड करें शुरू में, ताकि उसका प्रतिरोध की शक्ति कम ना हो। पर सर ये जैसे कोरोना फेफड़ों पर असर डाल रहा था, और हर आदमी को भारत में अपना स्कोर याद होने लग गया था कि मेरा 25%, 26% स्कोर 9 है, 10 है, 7 है, 17 है। तो इसमें ये जो मंकी पॉक्स है, ये क्या फेफड़ों पर अटैक करेगा या किसी दूसरी जगह पर अटैक करेगा? नहीं, मैंने बताया ना कि ये शरीर में जो है किसी भी अंग को, आपके जैसे दूसरे वायरस ऐसे रहते हैं, तो ये अफेक्ट कर सकता है आपके ऑर्गन्स को, किसी भी अंग और को। मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी जा सकता है पेशेंट। तो ये बंदरों का ये जो, हम बंदर तो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय होते हैं भारतीयों के लिए, लेकिन बंदरों का वायरस जो है हमारे लिए बहुत नुकसान दे रहा है। और बंदरों से और भी बहुत सारे वायरस आए, HIV भी बंदरों से आया था। यस, ओरांगुटान, हाँ बरोबर है, आपकी बात सही है। वो भी बिल्कुल, तो बिल्कुल। बंदर जितना हम आदरणीय और पूजनीय मानते हैं, उतने कई बार मानवता के लिए खतरे भी साबित होते जाते हैं। सही बात है। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर योगेश शाह आपका। पहले तो थायराइड पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और उसके बाद मंकी पॉक्स के बारे में आपने जो हमारे दर्शकों को जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानियां रखें। अगर थायराइड संबंधी कोई हमें समस्या है तो हम तुरंत चिकित्सक की सलाह लें और इसका अनिवार्य रूप से इलाज कराएं। जैसे डॉक्टर योगेश शाह कह रहे थे कि एक गोली आपको खाली पेट खानी होती है, लॉन्ग लाइफ खानी होती है, ताउम्र खानी होती है, आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती है, और अगर आपने इसको लेकर किसी किस्म की कोई लापरवाही बरती तो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। जहाँ तक मंकी पॉक्स का सवाल है, डॉक्टर योगेश शाह हमेशा की तरह इस बार भी कह रहे हैं कि डरिए मत, सावधान रहिए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।